दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल विदेश ज्ञान विद अभिलाष गौड़ में। आज हम जानेंगे संविदा के बारे में, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। यह प्रश्न सभी कंपटीशन एग्ज़ाम एवं BA, LLB और LLB, LLM तथा सभी जो कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं उनमें ऑब्जेक्टिव के रूप में संविदा से एक आध प्रश्न जरूर आ जाता है। और जो खासकर मेरे साथी LLB और BA LLB कर रहे हैं वो खासकर इस प्रश्न पर ध्यान देंगे। और यह MJB रोहिलखंड यूनिवर्सिटी जो बरेली है उसके जो छात्र हैं, विशेषकर उन छात्रों के लिए है संविदा। यह जो LLB के BA LLB के छात्र हैं उनके प्रथम वर्ग सेमेस्टर में ये एक प्रश्न आता है और इसके बारे में पूरी थ्योरी लिखनी होती है। तो हम जैसा कि देखते हैं कि किताबों में बहुत सारी थ्योरी आपके लिए मिल जाती हैं, किंतु वह थ्योरी इतनी कठिन होती हैं, पढ़ने में याद करने में आसान नहीं होती हैं। तो आज हम इस प्रश्न के बारे में संक्षिप्त में समझेंगे, और जिससे होता क्या है कि समझने से आपको आसान शब्दों में समझाया जाएगा और आप उसका फिर उत्तर आसानी से लिख सकते हैं। संविदा की परिभाषा, एक वैध संविदा के आवश्यक क्या क्या तत्व हैं उन सभी के बारे में आज हम जानेंगे। साधारण भाषा में संविदा से तात्पर्य दो व्यक्तियों के बीच संबंध से है। कानूनी भाषा में संविदा का अर्थ ऐसे करार से है जो दो पक्षों के बीच आपसी करार से है, जो दो पक्षों के बीच आपसी अधिकारों और आभारों को जन्म देता है। दूसरे शब्दों में, जब किसी करार द्वारा एक व्यक्ति को यह अधिकार प्राप्त हो कि वह दूसरे व्यक्ति को किसी काम को करने या ना करने के लिए बाध्य कर सकता है, तो उसे संविदा कहा जाता है। अतः संविदा एक विशेष प्रकार का करार है। विभिन्न विधिवेत्ताओं ने संविदा को निम्नलिखित प्रकार द्वारा परिभाषित किया है। एक विधिवेत्ता रहे हैं सामंड, जो कि उन्होंने इसकी एक परिभाषा दी है। उन्होंने क्या कहा है सामंड ने? संविदा एक प्रकार का करार है जो पक्षों के बीच दायित्व उत्पन्न करता है और उसकी व्याख्या करता है। पोलक के अनुसार, प्रत्येक करार या वचन जो कानून द्वारा लागू होने योग्य हो संविदा कहलाता है। यह पोलक कहते हैं। एनसन के अनुसार, संविदा से तात्पर्य दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच ऐसे करार से है जो कानून द्वारा लागू किया जा सके तथा जिसके द्वारा एक या अधिक पक्ष दूसरे पक्षों के विरुद्ध किसी काम को करने या न करने के लिए कुछ अधिकार प्राप्त कर लेता है या लेते हैं। ये हंसन कहते हैं। संविदा अधिनियम की धारा 2 के अनुसार एक करार जो कानून द्वारा लागू होने योग्य हो एक संविदा कहलाता है। अब इसे मैं आपको आसान शब्दों में समझाता हूँ आखिर संविदा क्या है और इसमें बार बार ये करार क्या आ रहा है। कि जैसे दो व्यक्ति हैं A और B दो व्यक्ति हैं। एक B से किसी काम को करने के लिए कहता है और B उस काम को करने के लिए अपनी सहमति दे देता है, तो वह सहमति जो B द्वारा दी गई है वह तो करार कहलाएगी। और जो दोनों के बीच में जो करार के द्वारा जो संविदा हुई है, मतलब जो कार्य निर्धारण हुआ है कि यह काम तुझे करना है या ये काम तुझे नहीं करना है, वह एक प्रकार की संविदा कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। एक वैध संविदा के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित 2 तत्वों का होना आवश्यक है। एक करार का होना चाहिए और दूसरा करार कानून द्वारा लागू होने योग्य होना चाहिए। इसका कहने का मतलब ये है कि संविदा के लिए 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो दोनों व्यक्तियों के बीच में आपसी करार होना बहुत आवश्यक है, और दूसरा क्या जरूरी है कि वह जो करार हुआ है वह कानून द्वारा लागू होने योग्य हो। ऐसा नहीं है कि कुछ भी अनुचित करार दोनों के बीच में हो गया, ऐसा करार हो गया कि जो संभव ही नहीं है, तो वो करार वैध नहीं माना जाएगा। वह ऐसा करार शून्य होता, प्रारंभ से भी शून्य होता है। एक करार होना चाहिए। संविदा के निर्माण के लिए सर्वप्रथम आवश्यक तत्व यह है कि 2 या 2 से अधिक पक्षों के बीच में करार होना चाहिए। धारा 2 के अनुसार प्रत्येक प्रतिज्ञा और प्रतिज्ञाओं को प्रत्येक समूह जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो करार कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धारा 2 में वर्णित करार की परिभाषा के करार के 2 तत्व स्पष्ट होते हैं, वचन और प्रतिफल। मतलब किसी भी करार को सफल होने के लिए या वैध करार के लिए उसमें एक तो वचन होना जरूरी है और एक प्रतिफल होना जरूरी है। वचन क्या है?
करार का गठन वचन से होता है कि हाँ भाई ए ने बी को वचन दे दिया कि हाँ भाई मैं ये काम करूँगा ही करूँगा, तो वह एक प्रकार का करार हो गया। वचन के लिए वचनदाता और वचन ग्रहीता दो पक्षों का होना आवश्यक है। मतलब एक वचन देने वाला और एक वचन ग्रहण करने वाला। एक ने वचन दे दिया कि हाँ साहब ये करूँगा, और दूसरे ने सहमति बना दी कि हाँ भाई ठीक है मैं भी इसके राजी हूँ। क्योंकि कोई व्यक्ति स्वयं से करार नहीं कर सकता, अतः वचन की उत्पत्ति प्रस्ताव और उसकी स्वीकृति से होती है। मतलब एक व्यक्ति प्रस्तावक होता है जो प्रस्ताव रखता है, और दूसरा पक्ष जो होता है वह उसकी सहमति देता है, स्वीकृति देता है। वो दोनों अगर पक्ष सही हो जाते हैं, प्रस्तावक और स्वीकृति देने वाले दोनों सहमत हो जाते हैं, तब जाके वचन सफल होता है। प्रस्ताव के बारे में जानते हैं। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किसी कार्य को करने या न करने की इच्छा इस उद्देश्य से प्रकट करता है कि दूसरा व्यक्ति भी उस कार्य को करने या न करने की सहमति प्रदान करे, तो उसे प्रस्ताव कहा जाता है। उस व्यक्ति को जो प्रस्ताव करता है प्रस्तावक या प्रस्तावकर्ता कहते हैं, तथा जो प्रस्ताव स्वीकार करता है उसे स्वीकारकर्ता या प्रतिज्ञाकर्ता कहते हैं। मतलब प्रस्तावक जो प्रस्ताव लेके आया वो प्रस्तावक, और जिसने स्वीकार करा वो स्वीकारकर्ता। अगला बिंदु है इसमें स्वीकृति। जब वह व्यक्ति जिससे प्रस्ताव किया गया, मतलब जिसके लिए प्रस्ताव लाया गया है, प्रस्ताव के प्रति अपनी सहमति दे देता है, तो कहा जाता है कि प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। बस हाँ, सामने वाले व्यक्ति ने अगर स्वीकार कर लिया तो प्रस्ताव स्वीकृत माना जाएगा। अगला बिंदु है प्रतिफल। प्रतिज्ञा के बदले में जो कुछ पक्षकार देने की प्रतिज्ञा करते हैं उसे प्रतिफल कहा जाता है। मतलब ए ने बी से किसी काम को कराने का करार करा लिया, और उसके बदले में कुछ ना कुछ तो उसे देगा, कुछ ना कुछ तो उनके बीच में हुआ होगा कि तुम मेरा ये काम कर दो, मैं तुम्हें इतना धन दूंगा या ये चीज़ दूंगा, या वो कुछ भी करार होता है तो उस करार में कुछ ना कुछ प्रतिफल, उसके कार्य के बदले कुछ ना कुछ उसे फल दिया जाता है, जिसे प्रतिफल कहा जाता है। अगला बिंदु है करार कानून द्वारा लागू होने योग्य होना चाहिए। मतलब वही बात है कि ऐसा अवैध करार नहीं होना चाहिए। एक ऐसा करार जो विधि द्वारा लागू किया जा सके एक संविदा कहलाता है। एक करार जब ही संविदा बनता है जब वह धारा 10 में वर्णित शर्तों को पूरा करते हैं। अर्थात धारा 10 के अनुसार क्या धारा 10 कहती है इसे भी जानते हैं। सभी करार यदि वे संविदा करने के लिए सक्षम पक्षों की सहमति, पक्षों की स्वतंत्र सहमति से वैधानिक प्रतिफल और वैधानिक उद्देश्य के लिए किए जाते हैं और इस अधिनियम द्वारा स्पष्ट रूप से शून्य घोषित नहीं किए गए हैं, संविदा है। मतलब जो भी आपस में करार होगा कानून द्वारा लागू होने योग्य हो, और करार के लिए कानून के क्या नियम है, कानून के क्या कहता है कि वह वैधानिक प्रतिफल होना चाहिए, वैधानिक उसका एक उद्देश्य होना चाहिए, और उसमें स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसे डरा कर धमका कर उससे सहमति ली गई हो। इस प्रकार विधि द्वारा लागू होने के लिए किसी करार को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना आवश्यक है। अब जो वो शर्तें जानते हैं कि क्या क्या शर्तें हैं जिनके लिए होना आवश्यक है। कोई करार के लिए इन शर्तों का होना बहुत ज़रूरी है, इनके बिना कोई भी करार नहीं माना जाता है। करार के पक्षों में संविदा करने की क्षमता होनी चाहिए। प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो नाबालिग है या अस्वस्थ मस्तिष्क का है अथवा कानून द्वारा अयोग्य घोषित कर दिया गया है, संविदा करने की क्षमता नहीं रखता है, यदि ऐसे व्यक्ति के द्वारा कोई करार किया जाता है तो ऐसा करार शून्य होगा। अर्थात कहने का मतलब है कि करार के पक्षों में स्वयं से क्षमता होनी चाहिए। संविदा करने वाला व्यक्ति जो है वो देखो आगे कह रहा है जैसे स्वस्थ चित्त हो तथा कानून द्वारा अयोग्य घोषित नहीं होना चाहिए। और एक बिंदु और कहा है इसने कि संविदा करने के लिए व्यक्ति बालिग होना चाहिए, स्वस्थ चित्त हो तथा कानून द्वारा अयोग्य घोषित ना हो। ऐसे ही व्यक्ति का करार वैध माना जाएगा। अगर कोई व्यक्ति बालिग नहीं है या स्वस्थ चित्त नहीं है या कानून द्वारा अयोग्य घोषित है तो ऐसा व्यक्ति का करार वैध नहीं माना जाएगा। अगला सेकंड बिंदु समझते हैं। करार पक्षों की स्वतंत्र सहमति से होना चाहिए। जैसा पीछे पढ़ा था हमने कि करार पक्षों की स्वतंत्र सहमति से किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में प्रस्तावकर्ता द्वारा प्रस्ताव पर स्वीकारकर्ता की सहमति स्वतंत्र रूप से प्राप्त की जानी चाहिए। यदि स्वीकारकर्ता द्वारा की गई सहमति स्वतंत्र नहीं है तो करार शून्य होगा। मतलब कि उसकी सहमति स्वतंत्र होनी चाहिए। ऐसा नहीं डरा धमका के उससे करार ले लिया कोई भी किसी भी प्रकार या किसी प्रलोभन में देके या उसे डरा धमका के किसी भी प्रकार से, ऐसा नहीं होना चाहिए। वह जो सहमति दे रहा है स्वीकार करता है वह स्वतंत्र होनी चाहिए। सहमति तभी स्वतंत्र रूप से प्राप्त की गई मानी जाएगी जबकि वह उत्पीड़न
या अनुचित प्रभाव या कपट या मिथ्या वर्णन या भूल से प्राप्त ना की गई हो। अगर उपरोक्त में से कोई भी कार्य करके अगर कोई भी सहमति प्राप्त की गई है तो वह वैध नहीं मानी जाएगी। करार, अगला तीसरा बिंदु जानते हैं। करार वैधानिक प्रतिफल तथा वैधानिक उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए। करार कानूनी प्रतिफल एवं कानूनी उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाना चाहिए। यदि करार का प्रतिफल या उद्देश्य विधिपूर्ण नहीं है तो करार शून्य होगा। मतलब कहने का मतलब वही है कि करार जो वैधानिक नियम है जो धारा 10 में वर्णित नियम है उन्हीं के आधार पर होना चाहिए और उसका कानूनी उद्देश्य होना चाहिए, कानूनी उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए, तथा प्रतिफल होना चाहिए, कानूनी प्रतिफल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी प्रतिफल हो, उसका वैध हो कानून में, उसी वही करार वैध माना जाएगा, अन्यथा करार शून्य होगा। करार स्पष्ट रूप से शून्य घोषित नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब देखो वही बात आ गई कि करार संविदा अधिनियम या अन्य किसी प्रचलित विधि द्वारा स्पष्ट रूप से शून्य घोषित नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी विधि में कोई जो आपने करार करा वो पहले से किसी विधि में शून्य माना जाता हो, वो वैध को अमान्य माना जाता हो, वैध न माना जाता हो। अगर ऐसा कोई करार कर लिया है आपने जो किसी भी नियम, किसी भी नियमावली, किसी भी कानून में अवैध माना गया है तो वो ऐसा करार शून्य होगा। अगला जानते हैं। अन्य कानूनी आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए। जहां किसी प्रचलित कानून द्वारा यह अनिवार्य है कि करार लिखित, सत्यापित और पंजीकृत हो तो ऐसा किया जाना भी आवश्यक है, अन्यथा करार शून्य होगा। अब जैसे कोई करार हो रहा है, उस करार में किसी प्रचलित कानून के द्वारा पहले से है कि वह करार लिखित में हो तथा उसका सर्टिफाइज हो, मतलब सत्यापित हो, तथा रजिस्टर्ड हो वो करार, मतलब कि कह सकते हैं कि जैसे स्टाम्प वगैरह पर या किसी अन्य माध्यम से रजिस्टर्ड हो, वो करार का रजिस्टर्ड होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो करार की वैधता वैध माना जाएगा, अमान्य माना जाता है। तो कह सकते हैं कि कोई भी जो करार हो रहा है कि वो अगर किसी भी नियमावली के अंतर्गत ये नियम है कि वह लिखित होना चाहिए, सत्यापित होना चाहिए और पंजीकृत होना चाहिए तो वह होना आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो ऐसा करार भी शून्य करार होता है। अतः आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल विधिक ज्ञान वेद अभिलाष गौड़ पर। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप सभी हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और जो भी वीडियो हैं हम डालते हैं उस पर कमेंट भी किया करें और अपनी राय भी दिया करें और साथ में ये भी बताया करें कि अगर किसी बिंदु से संबंधित आपको कोई वीडियो की ज़रूरत है तो आसान भाषा में अगर ज़रूरत है तो वो भी मुझे बताएं, मैं उस उपरोक्त बिंदु पर वीडियो बनाऊंगा। और आप सभी से निवेदन है कि आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का भी बटन दबाएं जिससे हम आगे की जो भी वीडियोस डालें वो उसका नोटिफिकेशन आपको जब वीडियो के डालने के पश्चात तुरंत प्राप्त हो जाए। तथा आप सभी से निवेदन है एक बार फिर से कि आप हमारे चैनल को शेयर करें जिससे कि जो आवश्यक वीडियो हम डालते हैं वह सभी को आसानी से मिल सके। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।